नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस एयर कंडीशनिंग सर्विसिंग के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम एयर कंडीशनिंग सर्विसिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमारे पास में जो एयर कंडीशनर होते हैं या कोई भी जो एयर कंडीशनर है वो बेसिकली हवा के साथ में काम करता है। मतलब एयर कंडीशनर के अंदर हवा जाती है और हवा को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है, मतलब उसका टेम्परेचर कंट्रोल करता है या फिर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है या फिर हवा को फिल्टर करता है या फिर हवा का सर्कुलेशन करने का काम करता है। तो ये जो भी चीजें हो रही है वो हवा के साथ में हो रही है। अब हमें थोड़ा सा देखना होगा कि जो हवा रूम में होती है या रूम के बाहर होती है उसमें एक तो गैसेस होगी अलग अलग और उसके अलावा कुछ दूषित घटक होते हैं। तो वो पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो जैसे हवा में धूल होती है या फिर मिट्टी होती है, कालिक होती है, मतलब काला जैसा कुछ जो राख जैसे पदार्थ होते हैं वो हवा में होते हैं। फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्ते होते हैं या फिर जानवरों के बाल होते हैं। हमारी डेड स्किन होती है, कई बार हमारी स्किन जो है कंटिन्यूसली निकलती रहती है, सूख जाती है, तो वो हवा में शामिल हो जाती है। फिर उसके बाद में अलग अलग जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की पाउडर हवा में होती है। फिर उसके बाद में बैक्टीरियाज होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं हवा में। जो फैक्ट्रीज होती है, कारखाने होते हैं, तो कारखाने से जो धुआं निकलता है वो भी हवा में आके मिक्स हो जाता है। या फिर कई बार जो प्लास्टिक्स होते हैं या फिर परफ्यूम्स होते हैं ना, तो उसमें से जो केमिकल या रसायन निकलते हैं वो रसायन भी हवा में शामिल हो जाते हैं। कई बार हम किसी चीज को अगर प्लास्टिक बर्तन में रखा है तो अगर हम देखते तो उस चीज को भी प्लास्टिक की स्मेल आ जाती है। या फिर रबर है तो रबर से एक अलग से स्मेल आती है। तो बेसिकली प्लास्टिक में कुछ केमिकल्स होते हैं या फिर रबर में कुछ केमिकल्स होते हैं और वो जो केमिकल है बाद में हवा में निकल के आते हैं। तो ये जो भी पदार्थ मैंने अभी जैसे डिस्कस किया आपके साथ में, धूल मिट्टी के साथ में जो भी रसायन है या फिर बैक्टीरिया है या फिर सूक्ष्म जीवाणु है, ये सारे हवा में मिक्स हो जाते हैं। और ये जो हवा है ये हमारे कमरे में खिड़की दरवाजे से आ सकती है या फिर ये जो भी इम्प्योरिटीज है या फिर ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स है ये कपड़ों के साथ में बाहर से घर में आ सकते हैं, जूतों के साथ में आ सकते हैं और हमारे घर में जो कारपेट्स होते हैं उसमें उसमें फंस सकते हैं या घर में जो भी वॉल है वॉल के ऊपर चिपक के बैठ सकते हैं। तो जो हवा हम सांसों से अंदर लेते हैं या फिर एयर कंडीशनिंग रूम में होती है वो टोटली प्योर नहीं होती है। तो इसमें सारी ये जो इम्प्योरिटीज है, ये जो पदार्थ है, ये इसमें होते हैं। अभी हमारे घर में जो एयर कंडीशनर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, तो एयर कंडीशनर्स में फिल्टर्स लगे होते हैं। तो एयर कंडीशनर में ये जो रूम यूनिट होता है इसमें इवेपोरेटर कॉइल है, एक कंप्रेसर है, एक कंडेंसर है, एक स्टेनर है और एक एक्सपांशन डिवाइस है। तो हवा जो है इसके कांटेक्ट में आके ठंडी होती है। लेकिन ये जो रूम का जो यूनिट होता है, इंडोर यूनिट होता है या फिर इवेपोरेटर कॉइल होती है, इसके एक फिल्टर लगे होते हैं, एयर फिल्टर सब जिसको कहते हैं। तो जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी पार्टिकल्स के बारे में मैंने अभी बात की, ये पार्टिकल्स जो है काफी हद तक एयर फिल्टर में, यहाँ पे आगे एयर फिल्टर होता है, वहां पे फंस जाते हैं और फंस के उसको अलग किया जाता है। लेकिन वक्त के चलते, मतलब ज्यादा समय के बाद में ये जो डस्ट पार्टिकल जो है वो फिल्टर से पास होके इवेपोरेटर कॉइल में एंटर कर जाते हैं। ओके, और इवेपोरेटर कॉइल को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। मतलब बेसिकली वो क्या हो जाता है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है इस कॉइल के ऊपर आके बैठती है। इस कॉइल का काम क्या होता है, हवा में से गर्मी को खींचना। लेकिन जब इस कॉइल के ऊपर वो जो डस्ट पार्टिकल्स है, अभी ये सब एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए शायद 2-3 महीने का टाइम लगेगा। जो डस्ट पार्टिकल्स है इवेपोरेटर कॉइल में जाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन एक बार ये डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले गए तो ये डस्ट पार्टिकल्स इवेपोरेटर कॉइल को ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। और जिसकी वजह से जो गर्मी को खींचने का काम है इवेपोरेटर कॉइल इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकती। जैसे कि कोई लैंप होता है ना, घर पे बल्ब होता है, लैंप होता है, ट्यूबलाइट होती है, तो इसके ऊपर जब डस्ट जमा हो जाती है तो इतनी रोशनी हमें नहीं मिलती और उसको साफ करने के बाद में फिर हमें बराबर से रोशनी मिलने लगती है। तो सिमिलर टू दैट, वैसे ही इवेपोरेटर कॉइल जो होती है उसके ऊपर हवा कंटिन्यूसली पास होती है। तो हवा के साथ में जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर हो जाते हैं एयर फिल्टर से, और जो फिल्टर नहीं होते हैं वो इवेपोरेटर कॉइल में एंटर करते हैं और इवेपोरेटर कॉइल में एंटर करने के बाद में इवेपोरेटर कॉइल को ब्लॉक करना शुरू करते हैं या फिर कवर करते हैं। और जिसके वजह से इवेपोरेटर कॉइल गर्मी को इतनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती और जो इफिशियंसी होती है एयर कंडीशनर की, काम करने की जो क्षमता होती है, कूलिंग करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो हवा तो आती है एयर कंडीशनर में, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल्स होने के कारण में हवा जितनी चाहिए उतनी ठंडी नहीं हो पाती और फिर हवा का टेम्परेचर कम होने के, जितना कम होना चाहिए उतना नहीं होता और वैसी हवा वापस रूम में चली जाती है। और हम कहते हैं कि एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर रहा है, तो उसका एक रीजन ऐसा भी हो सकता है कि इवेपोरेटर कॉइल जो है उसमें डस्ट जमा हो गई है। अभी जैसे मैंने बताया कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर से पास होकर इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर आ जाते हैं। अब इवेपोरेटर कॉइल जो है ना वो ठंडी होती है और उसके ऊपर हमेशा उसका सरफेस गीला होता है, उसके ऊपर ना हल्का सा पानी होता है जिसको हम स्वेटिंग कहते हैं।
ओके, अब ये जो डस्ट पार्टिकल है, इस डस्ट पार्टिकल्स में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और ये सारी जो चीजें है ना इवापोरेटर कॉइल के ऊपर चिपक जाते हैं क्योंकि ये सरफेस कैसा है, गीला है। अब उसमें गीला सरफेस है और उसमें बाकी सारी इम्प्योरिटीज है, तो ये जो बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीवाणु हम कहते हैं, तो उसको बढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट एटमॉस्फेयर यहाँ पे होता है। तो ये जो है ना उनके लिए वहां पे खाना बन जाता है, मतलब एक पानी हो गया उसमें और कुछ इम्प्योरिटीज हो गई, तो बैक्टीरिया जो है ना वो यहाँ पे पनपने लगता है, यहाँ पे इसको बढ़ने लगता है। और जो इवापोरेटर कॉइल होती है या फिर इंडोर यूनिट होता है, ये टोटली कवर होता है। तो बाहर से हम एसी तो चलाते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर बैक्टीरियाज है और वो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन बाहर से तो एसी क्लीन एंड नीट दिख रहा है, तो हमें क्या लगता है एसी ठीक से काम कर रहा है। हार्डली हम सोचते हैं कि वो सारी शायद उसकी इफिशियंसी कम हो गई है, लेकिन बीमारी के बारे में हम नहीं सोचते। तो लंबे समय तक हमें ध्यान में भी नहीं आता कि अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर जो बैक्टीरिया है बढ़ते रहते हैं। और होता क्या है, जो एयर कंडीशनर है हवा को सक करता है, तो हवा जो है उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है और फिर हवा जब पास होती है तो बैक्टीरिया जो या फिर जो सूक्ष्म जीवाणु वगैरह होते हैं, इनके साथ में हवा बाहर निकलती है। ओके, और फिर रूम में फैल जाती है। अब ये फैलने के बाद में इमीडिएट कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक अगर हम ध्यान न दें, हम 3 4 5 महीने अगर ध्यान न दें, इसी की सफाई न करें, तो क्या हो सकता है कंटिन्यूसली उस हवा में बैठने से और वो जो बैक्टीरिया वाली हवा है वो सांसों से अंदर लेते हैं जब हम, तो शायद हमें सांसों से रिलेटेड जो है या फेफड़े से रिलेटेड जो बीमारी है वो हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं। नॉर्मली जो एवरेज अगर हमारा टाइम देखने जाए तो हम 80% जो अपना समय होता है आइदर ऑफिस में गुजारते हैं या फिर घर में गुजारते हैं। ओके, और अगर वहां पे एयर कंडीशनर है तो फिर 80% जो टाइम है हम उस एसी की हवा ले रहे हैं। हार्डली 20% टाइम आने जाने में जाता है, मतलब हम ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाने के लिए आपको शायद आपका जो टोटल दिन का जो भी टाइमिंग है उसमें से 20% टाइम जो है यहाँ वहाँ चला जाता है, लेकिन आप 80% टाइम जो है इंडोर में होते हैं, जो इंडोर का काम करते हैं, आइदर घर पे रहेंगे या फिर ऑफिस में रहेंगे, और वहां पे हम कंटिन्यूसली हवा को इनहेल कर रहे हैं, सांसों से अंदर ले रहे हैं। दूसरी बात होती है जितना हम खाना नहीं खाते दिन भर में या फिर पानी नहीं पीते, उतनी हवा हम सांसों से अंदर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है सांसों से हवा अंदर ली जाती है और हमें काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो सिर्फ हवा से मिलती है, मतलब मैक्सिमम हवा से मिलती है। तो टोटल एनर्जी जो है उसमें से 60% जो एनर्जी है वो हवा से मिलती है। तो जो हवा हम सांसों से अंदर लेते हैं वो हवा का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी होता है। और अगर एयर कंडीशनर हमारे पास में है, अगर हम ध्यान नहीं दे रहे, उसकी सर्विसिंग ठीक तरीके से नहीं कर रहे, तो जो हवा हम सांसों से अंदर ले रहे हैं उसमें वो दूषित हो सकती है, उसमें बैक्टीरिया, उसमें जर्म्स हो सकते हैं, और वो हवा हम 80% टाइम जो उसमें बिताते, शायद हम 7 8 घंटे इंडोर में बिताते या उससे भी ज्यादा, घर पे जाने के बाद में भी अगर आपके पास में एयर कंडीशनर है तो घर पे भी आप एयर कंडीशनिंग में अगर समय बिता रहे तो दिन के 16 17 घंटे जो भी है तो कंटिन्यूसली आप या उससे ज्यादा समय भी आप एसी में गुजार रहे हो, तो कंटिन्यूसली उस हवा को आप सांसों से अंदर ले रहे हो और फिर उससे जो बीमारी है हमें हो सकती है। और इसके लिए एसी का जो क्लीनिंग है वो क्लीनिंग करना या सर्विसिंग करना बहुत जरूरी होता है। अभी हमने जो सर्विसिंग होता है उसका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्या होता है वो देखा, लेकिन साथ ही में मशीन के ऊपर भी कुछ इफेक्ट होता होगा, तो मशीन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसको भी हम देखेंगे। तो अभी जैसे मैं बताया कि डस्ट पार्टिकल जो है अगर इवापोरेटर कॉइल को कवर अप कर देते हैं तो इवापोरेटर कॉइल जो है जितनी मात्रा में गर्मी लेना है उतनी मात्रा में गर्मी नहीं लेते। अब बेसिकली होता क्या है, एक्सपांशन डिवाइस के बाद में लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो इवापोरेटर कॉइल के अंदर एंटर करता है और वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट को खींचता है। लेकिन इवापोरेटर कॉइल अगर डस्ट के साथ में पूरी कवर अप हो गई है तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जितना उबलना चाहिए, पूरी तरीके से उबलना चाहिए, तो शायद वो नहीं उबलता। ओके, अभी लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब नहीं उबलेगा तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट काफी हाई स्पीड में जाके कंप्रेसर के जो वॉल्स होते हैं उसके ऊपर टकराते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि समझो मेरे पास में एक बलून है, एयर का बलून है। अगर मैं एयर का बलून किसी को फेंक के मारता हूं तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका इतना असर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पानी से भरा हुआ बलून पकड़ के किसी को अगर फेंक के मारता हूं तो उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसका जो असर होगा वो कई गुना ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एयर बलून। तो कंप्रेसर जो है ना काफी हाई स्पीड में चलते हैं और कंप्रेसर जो है ना उसमें कंटिन्यूसली वेपर ही आनी चाहिए। जब कंप्रेसर में वेपर आती है ना तो वेपर जब टकराते हैं कंप्रेसर के वॉल्स के ऊपर टकराते हैं तो वॉल्स डैमेज नहीं होते क्योंकि वेपर की डेंसिटी कम होती है, वेपर हल्का होता है, वो अगर टकराएगा तभी उसका इफेक्ट ज्यादा वॉल के ऊपर नहीं होगा। लेकिन जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ना उसको हीट नहीं मिलेगी और वो अगर बॉयल ऑफ नहीं होगा, वो अगर वेपर नहीं होगा और वो लिक्विड फॉर्म में जाता है और वो अगर हाई स्पीड में जाके कंप्रेसर के वॉल के साथ टकराता है तो ऐसे वक्त में कंप्रेसर के वॉल टूट सकते हैं और कंप्रेसर फेल हो सकता है। और इसके लिए भी इवापोरेटर कॉइल जो है उसकी रेगुलर सर्विसिंग वगैरह करना बहुत जरूरी होता है। जो इवापोरेटर कॉइल होती है उसकी क्लीनिंग के बाद अभी हम आते हैं कंडेंसर कॉइल के ऊपर।
ओके, तो कंडेंसर कॉइल जो होती है आउटडोर पार्ट में होती है, आउटडोर यूनिट हम इसको कहते हैं या कंडेंसिंग यूनिट कहते हैं, उसमें होती है। और ये जो कंडेंसर पार्ट है ये ऑलवेज रूम के बाहर होता है। अगर हम देखेंगे तो जो रूम का हिस्सा है और बाहर का हिस्सा है, तो रूम में जितनी डस्ट पार्टिकल जमा होंगे उससे कई गुना डस्ट पार्टिकल्स कंडेंसर में ज्यादा होंगे। ओके, क्योंकि आउटडोर हो गया ना, तो आउटडोर में तो सब धूल मिट्टी होती है। तो अगर इवापोरेटर का के ब्लॉकेज के साथ में कंपेयर करेंगे तो इवापोरेटर से कई गुना ज्यादा कंडेंसर जो है हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, इवापोरेटर से ज्यादा डस्ट पार्टिकल होंगे। ओके, अब डस्ट पार्टिकल जब कंडेंसर को जब कवर अप कर देते हैं, कंडेंसर को ढक देंगे, ओके, तो क्या होगा, कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर नहीं निकाल सकता। तो जितनी गर्मी निकलनी चाहिए उतनी गर्मी कंडेंसर जो है उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, और फिर इवापोरेटर गर्मी को लेगा भी नहीं, क्योंकि अगर बाहर नहीं फेंक रहा है, यहाँ से अगर हीट बाहर नहीं जा रही है, तो इवापोरेटर हीट एब्जॉर्प्शन करने का काम भी कम कर देगा। और हम कहते हैं कि फिर एयर कंडीशनर जो है वो एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर रहा है। मतलब बिजली तो लेगा, वो जितना करंट लेना है उतना तो करंट लेगा, जितनी पावर लेनी उतनी पावर तो लेगा, लेकिन जितनी कूलिंग देनी चाहिए उतनी कूलिंग वो नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे आपका बिजली का भी ज्यादा आएगा और आपको कूलिंग भी वापस जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सर्विसिंग न करने से एयर कंडीशनर की जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी डाउन हो जाती है। सेकंड थिंग क्या होती है, जब कंडेंसर डस्ट पार्टिकल साथ में कवर हो जाता है, तो कवर होने के बाद में कंडेंसर जो है गर्मी को बाहर नहीं निकालेगा, तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर बढ़ता है। ओके, और टेम्परेचर भी बढ़ता है यहाँ पे। तो डायरेक्टली जब कंडेंसर के ऊपर का प्रेशर बढ़ता है ना, तो उसका डायरेक्टली असर हो जाता है कंप्रेसर के ऊपर आता है। तो क्योंकि प्रेशर बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, कंप्रेसर। और कंप्रेसर जो मोटर होती है उस मोटर के ऊपर लोड आता है। लोड आने के बाद कंप्रेसर की जो मोटर होती है वो ज्यादा करंट लेता है, ज्यादा करंट लेती है, तो आपका बिजली का बिल जो है यहाँ पे ज्यादा आएगा। तो अगर आप रेगुलर सर्विसिंग नहीं कर रहे हो तो आपका एयर कंडीशनर जो है वो जरूरत से ज्यादा बिजली लेगा। अगर कंटिन्यूसली ऐसा होता रहा तो कंप्रेसर जो होते हैं पर्टिकुलर करंट पे चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एयर कंडीशनर है और उसका करंट कंजम्पशन समझो 7 एम्पियर है, तो कंप्रेसर 7 एम्पियर के लिए डिजाइन किया गया है। अगर उसकी सर्विसिंग नहीं होती है तो कंप्रेसर 7 की जगह पे 8 या 9 एम्पियर करंट ले रहा है, 10 एम्पियर करंट ले रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा करंट ले रहा है। अब जब जरूरत से ज्यादा करंट लेगा ना तो कंप्रेसर गर्म हो जाएगा, उसकी वाइंडिंग हीटअप हो जाएगी, और वाइंडिंग हीटअप होकर वाइंडिंग जल सकती है और आपका कंप्रेसर भी खराब हो सकता है। और इसके लिए ये जो कंडेंसर्स होते हैं, इस कंडेंसर्स को भी साफ करना बहुत जरूरी होता है, उसकी सर्विसिंग करना बहुत जरूरी होता है। एयर कंडीशनिंग की जो सर्विसिंग होती है उसमें और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस टोटल सर्विसिंग का जो टॉपिक्स होते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के टॉपिक में सिर्फ मैं कंडेंसर और इवापोरेटर क्लीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो चीजें होती है, क्या क्या सर्विसिंग में करना चाहिए, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, उसको आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अभी आता है कि सर्विसिंग कब करे, तो हर एक मैन्युफैक्चरर जो है वो बताता है कि सर्विसिंग कब करनी चाहिए। नॉर्मली 3 या 4 महीने के बाद में सर्विसिंग करनी चाहिए। और कौन करेगा सर्विसिंग, तो जो क्वालिफाइड टेक्नीशियंस होते हैं ना, उन्हीं से आप सर्विसिंग करा के लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई टेक्नीशियंस बहुत कम पैसे में भी सर्विसिंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फिल्टर क्लीन करके जाते हैं, या ऊपर ऊपर ब्लोअर जो है ब्लोअर से हवा ब्लो करके चले जाते हैं, तो उसमें शायद इतनी अच्छी तरीके से कूलिंग जो क्लीनिंग है वो क्लीनिंग नहीं होती है, सर्विसिंग नहीं होती है। और क्या होता है, हम हेल्थ के साथ में खिलवाड़ भी हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में बच्चे होते हैं या फिर बूढ़े होते हैं या फिर कोई बीमार आदमी होता है, तो स्पेशली जो बीमार आदमी होता है जिनकी अभी सर्जरी हो गई है, तो ये जो है ना इन्फेक्शन वगैरह इससे जल्दी हो सकता है। तो स्पेशली आपका घर का एसी हो या ऑफिस का एसी हो, तो आप स्पेशली ध्यान दो कि जो सर्विस टेक्नीशियन आता है, कई बार ध्यान भी नहीं दिया जाता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो नॉर्मली फिल्टर्स क्लीन करके चले जाते हैं और ऊपर से एसी को जस्ट क्लीन करते हैं और चले जाते हैं, अंदर क्या है क्लीनिंग वो प्रॉपरली करते नहीं है। तो आपको खुद से थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वेदर वो प्रॉपरली क्लीनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें से कॉइल्स तो आपको समझ में आती है कि इवापोरेटर कॉइल है या फिर कंडेंसर कॉइल है, उसको ठीक से प्रॉपरली क्लीन करता है क्या, उसको भी देखना होगा। तो मैन्युफैक्चरर हर एक मैन्युफैक्चरर का कुछ होता है कि 3 महीने या 4 महीने के बाद में सर्विसिंग होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको सर्विस टेक्नीशियन को बुलाना होगा और क्वालिफाइड टेक्नीशियंस को बुलाइए और उनसे सर्विसिंग करा के लीजिए। आप खुद मॉनिटर कीजिए कि प्रॉपरली आपका एसी जो है उसकी कॉइल्स की क्लीनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। और साल में एक बार जो है वो वेट सर्विस होती है, जिसमें पानी की प्रेशर से या पानी से एयर कंडीशनर को क्लीन कराया जाता है।
तो वो भी प्रॉपरली हो रहा है क्या चेक करो, क्योंकि अगर साल भर हम सिर्फ ब्लोअर से क्लीन करेंगे तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स जमा है इवापोरेटर कॉइल के ऊपर वो वैसे ही रहते, ब्लोअर के से उसकी क्लीनिंग नहीं होती है। तो जब प्रेशराइज वाटर के पंप्स होते हैं तो उससे प्रेशर से पानी जब हम डालते हैं, कई बार इसमें वो अलग केमिकल्स भी यूज करते हैं क्लीनिंग करने के लिए, अगर वो ठीक तरीके से साफ नहीं होता सिर्फ पानी से, तो अलग अलग टाइप के केमिकल्स अवेलेबल है और उससे भी कॉइल्स को क्लीन किया जा सकता है। और इस तरीके से जो वेट सर्विस होती है, तो वेट सर्विस भी साल में एक बार आपको करानी होती है, जिससे कि एयर कंडीशनर पूरी तरीके से साफ हो जाता है, उसमें कोई बैक्टीरिया जर्म्स उसमें नहीं पनपते। और इसलिए आपको रेगुलर ध्यान देना होगा एयर कंडीशनर के ऊपर। हर जो 3 महीना है, 3 या 4 महीना जो भी मैन्युफैक्चरर बताता है, तो टेक्नीशियन को बुला के आपको उसकी सर्विसिंग करा के लेनी है। और साल में एक बार, मोस्ट ऑफ जो आपका गर्मियों का मौसम आता है तब एयर कंडीशनर ज्यादा चलते हैं, तो जो भी मार्च महीना है या फिर जो भी आपको सही समय लगे उस समय में आपको एक बार वेट सर्विसिंग करवानी होगी। और ताकि जब भी आप एसी को यूज करो तो आपको हेल्थ के साथ में कुछ इशू नहीं आएगा और ना ही आपका एयर कंडीशनर है रेगुलर सर्विसिंग से खराब भी नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।